अपना जो टॉपिक चल रहा है VBT में, आज अपन उसका पार्ट 2 लेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट अस स्टार्ट। VBT का मतलब बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने क्लास 11 में भी सुना होगा और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। उसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अपन। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी? लेट अस सी। सो गिवन बाय पॉलिंग साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। CMA सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रोवाइड वैकेंट एस पी और डी ऑर्बिटल्स। बच्चों होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रोवाइड करते हैं वैकेंट एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इनका वैलेंस शेल होता है, देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इनका जो वैलेंस शेल है, यहीं से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम पड़ा है। सेंट्रल मेटल एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराते हैं वैलेंस सेल से। किसके लिए? टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगेंड्स। भाई सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा ना, तो सेंट्रल मेटल एटम अपना वैलेंस शेल के एस पी और डी ऑर्बिटल्स जो है, वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये वैलेंस सेल के होते हैं, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस का मतलब होता है वैलेंस सेल से जो है वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल मेटल या आयन के? ये इक्वल होगा नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म विद लिगेंड। जितने भी लिगेंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्ट्स। और ये हमें कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर से। भाई कितने वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पार्टिसिपेट करेंगे, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। दैट मीन्स हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, और वो मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियोज़ में। ओके, तो आप लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हो। तो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है, दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन गेट हाइब्रिडाइज्ड। अब ये हमें पहले ये पता लगा लेंगे कितने सेंट्रल हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद लिगेंड। लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन हो गया सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में। ओके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना, क्लियर है? द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अब ओवरलैप करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगी देन ओवरलैपिंग होगी विद फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। भाई सेंट्रल मेटल एटम या आयन के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स के साथ। और क्या बनाएंगे? मोर डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे देखो ये लिगेंड हो गया, लिगेंड के पास क्या फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फुलफिल्ड है। और ये मेटल हो गया, इसका वैकेंट है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एंड द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फ्रॉम लिगेंड टू मेटल बिकॉज लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इट्स fulfilled orbital to vacant orbital of central metal atom or ion, and this is called covalent bond. And if we see this vacant orbital of metal, then it is hybridized orbital. Okay, like sp3 hybridized, sp3d2 hybridized, etc. hybridized orbital. And we know that hybridized orbitals are more directional property than unhybridized orbitals. So this bond is very very stronger bond. Okay, because it is directional in nature. Next point, if central metal atom and ion use its outermost shell, this is very very important. अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन अपने आउटर मोस्ट शेल के डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाता है हाइब्रिडाइजेशन में, देन कॉम्प्लेक्स फॉर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम अपने हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट शेल के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवा रहा है। ठीक है, उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो स्पिन हाई होगी, ये आपके ध्यान में रखें। Now we see if central metal atom and ion use its inner shell d orbital. अगर inner shell d orbital यूज ले रहे हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन में, then complex for inner orbital complex, तो उस केस में अपन कॉम्प्लेक्स को inner orbital complex कहेंगे। जैसे देखो एग्जांपल Fe+2 है यहाँ पर, Fe+2 में Fe का जो अटोमिक नंबर होता है वो 26 हो जाए, 26 इलेक्ट्रॉन बट हमें 24 दिखाने हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम करके दिखाने आयनिक स्टेट में। तो आर्गन लिख दिया, इससे पहले वाली जो नोबल गैस है वो लिख दी 80 नंबर पर, इसके बाद 3d6 4s0 4p0 4d0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 3d6 देखो 3d क्या है यहाँ पर? इनर शेल डी ऑर्बिटल है 3,
और जो 4d है वो आउटर शेल डी ऑर्बिटल है। आउटर शेल कौन सा है यहाँ पर 4, और इनर शेल कौन सा है 3rd। पहले पड़ेगा ना इसलिए इनर है ये, और 4 आउटर है इसलिए बाद में पड़ेगा। तो आउटर शेल ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करता है इसका हाइब्रिडाइजेशन में, तो Fe से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और अगर इनर करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये सर्कमस्टांसेस पे और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लिगेंड कौन सा आ रहा है उसकी नेचर पर डिपेंड कर रहा है, आइदर लिगेंड इज़ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सब उनको देखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगी ना। अभी इतना समझो। अब देखो, इफ़ कॉम्प्लेक्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन इट इज़ कॉल्ड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। पैरामैग्नेटिक इज़ नथिंग बट द सब्सटेंस इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ हो। इफ़ कॉम्प्लेक्स है ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को वो कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, और ऐसे केस में सब्सटेंस को अपन डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ कॉम्प्लेक्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कॉम्प्लेक्स के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक नेचर हमने देख ली पैरामैग्नेटिक, और नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से एक चीज़ और होती है, कलर पे इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो कलर्ड। कलरफुल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें एक खास बात क्या होती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उनको होगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है सारे पेयर्ड है तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपन को कलर पता चल जाता है, अपन को मैग्नेटिक नेचर पता चल जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला μs = √10 × 10+2 में अपन n की वैल्यू रख के μs भी निकाल सकते हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, ज़रूर देख लें इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो। ओके, अब देख लो आप, ये एक टेबल मैंने आपके लिए तैयार की है। देखो सीरियल नंबर आ जाएंगे इधर। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम या आयन का वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। अगर तो वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर, 4 हो सकते हैं 2 केसेस में, और 2 केसेस में 6 हो सकते हैं। अब जितने ऑर्बिटल होंगे उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल वैकेंट है तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। 6 है तो 6 बनेंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो अगर 4 है तो दो तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो sp3 और एक dsp2। जरा ऑर्बिटल काउंट करो, s का 1 और p के 3, 4 ऑर्बिटल हो गए। d का 1, s का 1 और p के 2, ये 4 ऑर्बिटल हो गए। ये वैकेंट ऑर्बिटल है किसके, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम या आयन के, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें हमको इस तरह लिखनी है हाइब्रिड स्टेट की फॉर्म में, sp3 dsp2। 4 के केस में, 6 के केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 d3 और d2 sp3, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी कॉम्प्लेक्स की। dsp2 है तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बच्चों स्क्वायर प्लानर होगी। sp3 d2 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और d2 sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यानी इन दोनों केसेस में ज्योमेट्री क्या बनेगी हमारी, सेम बनेगी, और इन दोनों केसेस में अलग अलग बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रा नाम का एक टॉपिक मैंने आपको तैयार करा था, वीडियोज़ में देख लेना एक बार जा करके। कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रा जो है वो ये होते हैं टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर, या इनको अपन ज्योमेट्री बोलते हैं कॉम्प्लेक्स की। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स विच एक्सप्लेन बाय वीबीटी। कौन कौन से एग्जाम्पल्स को किस तरह एक्सप्लेन करेगी, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 एग्जाम्पल लिए। इन ईच केस वी विल सी फॉलोइंग की पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें देखने। सबसे पहले देखना नेचर ऑफ लिगेंड, आइदर इट इज़ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखना है सेंट्रल मेटल एटम का, कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। उसके बाद ओवरलैपिंग करनी है किस किस के बीच में, ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। और ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, फिर लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद सी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स एन देखेंगे। देखने के बाद कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय दिस फार्मूला √10 × n+2, जितना भी n होगा रखेंगे, μs निकल आएगा। μs क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकल के आता है। अगर वो होते हैं तो इसका मान कुछ ना कुछ आता है, नहीं तो 0 आएगा।
सी कलर एंड मैग्नेटिक नेचर, ये मैंने बता ही दिया। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर हो गया, नहीं तो कलर लेस होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और नहीं है तो डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट सी कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, ये देखना है कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। ये कैसे पता चलता है कि उसका जो डी ऑर्बिटल है वो इनर शेल से आ रहा है आउटर शेल से आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ये देखना है। और लास्ट में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स देखनी है। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NiCO का होल 4 निकल टेट्राकार्बोनिल निकल 0, ये इसका IUPAC नेम है। जो IUPAC नेम देख लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीडियोज में जाके, मैंने पहले वाली वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ बहुत अच्छे से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, देखो यहाँ पर। तो जितना जो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि CU मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 4 मोनोडेंटेट लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे निकल के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए निकल के, ठीक है। चलो अब इसी से हमारी स्टार्ट होती है जर्नी VBT की। लिगेंड CU है, सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड, तो मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। CO, CN, अमोनिया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने में कैपेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे। अब अपन को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है SCMA का, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, तो उसके लिए अपन को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है निकल की X, इस फॉर्मूले से X + Y = Z से। देखो NiCO को ऑल4 Z, X तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड, और Z क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। X प्लस, अब देखो Y की वैल्यू क्या, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड, CO कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, तो 1 पर चार्ज हो गया 0, तो 4 पर भी क्या होगा 0, और Z की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पूरा पूरा न्यूट्रल है, आगे पीछे आयनिक स्पेयर नहीं है, इसलिए Z की वैल्यू 0 होती, ठीक है। तो X की वैल्यू 0 आएगी, दैट मीन्स निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। यहाँ पर इन जितने इलेक्ट्रॉन निकल के ग्राउंड स्टेट में उतने लिखने हैं। कैसे लिखते हैं, निकल 28 एटॉमिक नंबर हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन लिखने, लेकिन नोबल गैस 18 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आर्गन लिख दिया। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन और लिखने हैं, 18 10 28 हो जाएगा ना, 3d8 4s2 4p0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब निकल देखो 3d बना लिए, 5 3d सब शेल बना लिया, 4s बना लिया, 4p वैकेंट बना लिया। 3d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। हुंड के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8, ये भर गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ये है। अब क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा, पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अंदर जा सकते हैं, देखो अभी यहाँ पर जगह है 2 इलेक्ट्रॉन की, और 10 आ सकते हैं, इसमें 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, इसे बोलते हैं पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म, 0 रह गए। ये S का ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, ये 3 p के। हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं लिगेंड्स के साथ, 4, तो सेंट्रल मेटल एटम के 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, या 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और अब इस कॉम्प्लेक्स में अपन ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ये 3d ऑर्बिटल्स जो हैं ये सारे के सारे भर गए। अब ओवरलैपिंग के बाद ये 4 ऑर्बिटल हैं, ये 4 CO लिगेंड के साथ इस तरह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है निकल का, समझ गए ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो 0, तो म्यूएस भी क्या हो गया 0। मैग्नेटिक नेचर कैसे होगी बताओ, डायमैग्नेटिक, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ से दूर हटेगा, मतलब रिपेल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, डायमैग्नेटिक है ये, इसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। और ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए। अब ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखते हैं। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, मैं बार बार बता चुका हूँ। टेट्राहेड्रल इस तरह बनाएंगे, 4 लिगेंड्स 4 कॉर्नर्स पर रख देंगे टेट्राहेड्रल के, और ये टेट्राहेड्रल हो गया। इनर आउटर ऑर्बिटल यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज डी ऑर्बिटल की बात ही नहीं हुई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डी ऑर्बिटल यहाँ पर देखेंगे नहीं अपन। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन और एग्जांपल्स देखेंगे। आप इन एग्जांपल्स पर और अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखो इस पर कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं, इस पर।